हेलो बच्चों, ISGS के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज की विशिष्ट क्लास में हम लोग मैपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और मैपिंग के थ्रू भूगोल हो गया और अन्य विषय हैं। ठीक है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप कैसे समझें या कैसे इसका अध्ययन करें, इसके बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में फोकस करने का प्रयास किया है। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने जो अरब प्रायद्वीप है और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को हम लोगों ने फोकस किया है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या देश है, क्या क्या भौगोलिक क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे प्रमुख जलमार्ग हैं, इनके बारे में अब तक जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, आइए अब इसको एक एक करके एक साथ जोड़ करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये सारी जो हमारी मैपिंग की क्लास है इसका मूल महत्व क्या है और कैसे हम वैश्विक घटनाओं को इसके द्वारा समझ सकते हैं। तो आज हम लोग सारा का सारा एक साथ ऐड कर लेते हैं। एक है जो अरब प्रायद्वीप है, वहां से लेकर के और जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को मिला करके पूरे घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक मैप हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक मैप हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं, तो इससे आपको सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी कि मैप के थ्रू कैसे हम वैश्विक घटनाओं को समझ सकते हैं और जो वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष आज के डेट में प्रचंड रूप से या प्रबल रूप में चल रहा है, तो इन सारी चीजों को मैप से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और भारत के पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया है। तो एक बार हम लोग तो कहा बच्चों ये है मलक्का प्रायद्वीप और आपको याद है ये है सुमात्रा द्वीप, ये है जावा द्वीप, ये है बोर्नियो द्वीप, बाली द्वीप, और एक है सिली बीच। ठीक है ना, और यहाँ पे आगे आप देखोगे एक है बोर्नियो द्वीप और यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। और अगर भारत के इधर पश्चिमी भाग में आप आएंगे
देखो जो इतना हम लोगों ने, और ये हम लोगों का है भूमध्य सागर, यहां पे है भूमध्य सागर, ठीक है। ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हिंद महासागर, और ये है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और यहीं पे एक देश है जापान, ठीक है। और यहां पर है चीन, ठीक है ना। यहां पे है फिलीपींस, ठीक है ना। ये फिलीपींस हो गया, और ये हो गया ताइवान। तो जापान, ताइवान, फिलीपींस, और ये यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया देश हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ठीक है ना। और कंबोडिया यहीं पे बीच में लाओस है, उसके बाद है थाईलैंड, इसके बाद है म्यांमार, और इसके बाद है बांग्लादेश, ठीक है ना। इधर की स्थितियां, और इधर पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, ठीक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो आप, ये जो गल्फ रीजन है, मतलब फारस की खाड़ी और अरब प्रायद्वीप लेकर के, ये बड़े पैमाने पर किससे भरा हुआ है? पेट्रोलियम से। तो फारस की खाड़ी, फारस खाड़ी और अरब प्रायद्वीप, फारस की खाड़ी क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप किसमें बहुत रिच है? पेट्रोलियम में बहुत रिच है, और इसीलिए इसका बहुत महत्व है, ठीक है ना। बहुत उद्योग धंधे नहीं है, बहुत विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम में बहुत रिच होने के कारण ये बहुत संपन्न क्षेत्र है, और इनकी मूल संपन्नता का राज क्या है? पेट्रोलियम। और पूरी दुनिया से यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यात किया जाता है इन क्षेत्रों से। एक बात और ध्यान रखना आप, कि भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत वर्तमान समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और दोनों इस बड़ी इकोनॉमी के पास अपना पेट्रोलियम भंडार बहुत कम है, ठीक है। तो चीन और भारत दोनों अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 85% पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। ये ध्यान रखना, इससे आपको भारत चीन संबंधों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। भारत और चीन अपनी आवश्यकता का लगभग कितना? 85% के आसपास पेट्रोलियम आयात करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अभी छोड़ दिया जाए तो इनका, भारत का और चीन का अधिकांश पेट्रोलियम इसी गल्फ रीजन से अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों, मतलब ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया और ओमान हो गया, ये मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, ठीक है ना। तो भारत का और चीन का अधिकांश पेट्रोलियम इन्हीं क्षेत्रों से होकर के आता है। अब तो वर्तमान समय में रूस से बड़े पैमाने पर हम पेट्रोलियम लेते हैं। तो देखो आप, जो पेट्रोलियम रूट है, ठीक है ना, वो पूरा पेट्रोलियम रूट
इन्हीं क्षेत्रों से, फारस की खाड़ी से होकर के अरब सागर पे भारत पे आता है, ठीक है ना। और चाइना भी इन्हीं क्षेत्रों से होकर के, हिंद महासागर से होकर के, और उसके बाद देखो आप मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और अंततः चीन अपना सामान लेकर के जाता है, ठीक है ना। तो एक तो चाइना का पेट्रोलियम बड़े पैमाने पर कहां से जाता था और अभी भी जाता है, इसी खाड़ी क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप के देशों से। वर्तमान समय में भारत और चीन दोनों रूस से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब रूस से पेट्रोलियम का इंपोर्ट इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि भारत को पेट्रोलियम रसिया के द्वारा डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, तो इसलिए भारत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम को इंपोर्ट कहां से कर रहा है, रूस से। और खाड़ी के क्षेत्रों से और अरब प्रायद्वीप से अब पेट्रोलियम का आयात भारत ने थोड़ा सा कम कर दिया है, और भारत अपने इस पेट्रोलियम इंपोर्ट के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो साउथ अमेरिका से लेकर के अफ्रीका के देशों से भी भारत अब पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा है, जिससे कि पेट्रोलियम की भारत की निर्भरता खाड़ी के क्षेत्रों पर या खाड़ी के देशों या अरब प्रायद्वीप पर न रह पाए, क्योंकि यहाँ पे रहने के कारण ये बहुत तरह के दबाव भारत को झेलना पड़ता है। और इस क्षेत्र में जब भी कोई तनाव उत्पन्न होता है तो पेट्रोलियम की आपूर्ति में व्यवधान होने से पेट्रोलियम की कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत झटका लगता है, बहुत दबाव आता है, ठीक है। तो देखो आप बच्चों, और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, चाइना एक आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर है। दुनिया में बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य चाइना में किया जाता है, और चाइना के गुड्स, ठीक है ना, चाइना के गुड्स पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चाइना के लिए ये जो एरिया है, इसको आपको याद होगा, ये है मलक्का स्ट्रेट, ये है मलक्का जल संधि, ठीक है ना, ये है होर्मुज जल संधि, ये है बाब अलमंदेब, और प्लस इसके अलावा भारत से और चीन से इसी मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना अपना बड़ा माल ले करके जाता है यूरोप की तरफ। तो देखो आप, ये लाल सागर होते हुए, फिर स्वेज नहर से होते हुए और भूमध्य सागर, और उसके बाद सामान जाता है यूरोप की तरफ, ठीक है ना। भारत भी बड़े पैमाने पर इस रूट का इस्तेमाल करता है। भारत भी लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए और अपने सामान को भेजता है यूरोप की तरफ, ठीक है। तो देखो आप, लाल सागर हो गया, होर्मुज जल संधि हो गई, मलक्का स्ट्रेट हो गया, इनका बहुत बड़े पैमाने पर भू सामरिक महत्व है, ठीक है। और आपको याद होगा, और या आप आजकल पढ़ते भी होंगे कि यहाँ पर एक देश है, देखो ये है जिबूती, और यहाँ पे एक देश है सोमालिया। तो सोमालियाई डाकू बड़े पैमाने पर जो ट्रेड शिप है, ठीक है ना, इनको लूटते हैं, इन पर कब्जा करते हैं और बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड में आवागमन है वो सोमालियाई डाकुओं के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रेड को अच्छी तरह से चलाना है, ठीक है, और विशेषकर चीन एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड है, ठीक है। भारत दुनिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है, भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, खपत पर आधारित है, और चाइना की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। तो चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट हो गया, हिंद महासागर हो गया, लाल सागर हो गया, इसका बहुत विशेष महत्व है। अगर ये रास्ता चोक हो जाए तो चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखो आप, भारत और चीन के साथ एक लंबा और एक बड़ा सीमा विवाद है। तो भारत में भी और चीन में भी इस तरह का परसेप्शन है, ठीक है। और तमाम सामरिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो भी डिस्प्यूट है, इसके लिए भारत और चीन के बीच में एक कोई बड़ा संघर्ष भविष्य में होगा, तभी जाकर के ये मामला निपट पाएगा, जितने बड़े पैमाने पर सीमा विवाद और अन्य स्थितियां हैं।
और भारत के जितने बड़े भाग पर चाइना दावा करता है, तो ऐसा कई सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और चीन के बीच में भविष्य में कोई एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा सैन्य संघर्ष या बड़ा सैन्य टकराव होगा। ठीक है, और छोटे मोटे टकराव तो होते रहते हैं। ठीक है, जैसे डोकलाम में अभी टकराव हुआ, ठीक है ना, तो इसी तरह से गलवान घाटी में हुआ, डोकलाम में हुआ, तो छोटे छोटे टकराव तो चलते रहते हैं। तो देखो आप, कुल मिलाकर के चाइना का कोई संबंध, ये है साउथ चाइना सी। आपको याद है ये कौन सा क्षेत्र है? ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है? साउथ चाइना सी है। ठीक है ना, देखो आप, साउथ चाइना सी से लगे हुए जो देश हैं, ध्यान रखिए, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। साउथ चाइना सी से चीन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन चीन जानता है कि अगर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और उसके अपने ट्रेड रूट को हिफाजत में करना है, तो इस मलक्का जल संधि पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है और चाइना भारत के किसी भी संभावित और भविष्य के टकराव में या सैन्य संघर्ष में भारत हिंद महासागर में चीन के ट्रेड रूट को अवरुद्ध कर देगा, ब्लॉक कर देगा और चीन की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चीन चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट पर उसका अपना अधिकार रहे। ठीक है ना, और इसीलिए चीन ने साउथ चाइना सी पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और साउथ चाइना सी में कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण करके वहां पे अपना नौसैनिक अड्डा उसने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से साउथ चाइना सी एक्चुअल में इस मलक्का जल संधि पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन का एक प्रयास है। दूसरी चीज, आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मड़ियों की माला। चीन एक पॉलिसी चलता है मोतियों की माला या मड़ियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसको कहा जाता है, मड़ियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। देखो आप, मड़ियों की माला का मतलब है कि चाइना भारत को नौसैनिक रूप से घेरने की नीति पर काम करता है। वो भारत के पड़ोसी देशों, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो देखो आप, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ पर अपने नौसैनिक अड्डे डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत को चारों तरफ से नौसैनिक रूप से घेरा जा सके, ताकि कभी भारत और चीन के मध्य टकराव हो तो भारत उसके आर्थिक हितों को नुकसान न पहुंचा पाए। और विशेष रूप से जो गुड्स जाते हैं चाइना की तरफ से, और खास तौर पे ध्यान रखो आप, चाइना बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और हिंद महासागर में अगर भारत ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया तो चाइना के गले को पकड़ लेगा भारत। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल योजना के अंतर्गत चीन लगातार भारत को घेरने की नीति पर काम करता है बंगाल की हिंद महासागर में, क्योंकि हिंद महासागर में भारत की जो भू सामरिक स्थिति है बहुत मजबूत है। ठीक है, भारत की केंद्रीय स्थिति है और भारत से टकराव करना चीन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा नौसैनिक ताकत है। तो इसलिए चाइना हमेशा डरता रहता है कि किसी भी भारत और चीन के संभावित टकराव की स्थिति में भारत हिंद महासागर में उसके हितों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए इस मलक्का स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए साउथ चाइना सी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, आर्टिफिशियल आइलैंड स्थापित करके इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। और इसके अलावा हिंद महासागर के देशों में समझौते करके, ऋण दे करके, अपने ऋण के जाल में फंसा करके और उनसे क्षेत्र लेकर के वहां पे नौसैनिक अड्डे या वहां अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। और इसके अलावा इन देशों में चाइना
कुछ ऐसी सुविधाओं का भी विकास कर रहा है जिससे कि भारत की निगरानी का कार्य किया जा सके, भारत की जो सैन्य निगरानी है उसको भी देखा जा सके, और भारत को ही काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को भी काफी आर्थिक मदद देता है और काफी सपोर्ट करता है। अब देखो आप, तो इसका मतलब है कि अरब सागर से जो होने वाला, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से होने वाला जो पेट्रोलियम है जो चीन की तरफ जाता है, तो चाइना ने ये विचार किया कि किसी संघर्ष की स्थिति में भारत और जब चीन के मध्य कोई टकराव हो सकता है तो भारत हिंद महासागर में चीन को ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए चीन ने एक प्रयास किया, देखो आप, इसीलिए चीन ने एक प्रयास किया कि उसके जो ट्रेड रूट हैं वो क्या है, ये ध्यान रखो आप, यहाँ पे ट्रेड रूट है, तो एक ही ट्रेड रूट है, ठीक है, जो चाइना ने डेवलप किया है, किसके नाम से, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सी पेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखो आप, सी पेक क्या है, ये ध्यान रखो आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या चीज, कि ये सड़क, रेलवे और पाइपलाइन के द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर और चीन के कासगर को जोड़ने की एक योजना है, जो सड़क, रेलवे और पाइपलाइन के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो चीन ये चाहता है कि उसके पेट्रोलियम, खासकर पेट्रोलियम और बहुत सारा जो ट्रेड रूट है वो कैसे आए जाए, यहीं से, मतलब वो हिंद महासागर में मलक्का स्टेट से होकर के ना जाए, बल्कि यहीं से उसका ट्रेड रूट, इधर पेट्रोलियम भी यहीं से आ जाए और यहाँ से ट्रेड रूट आगे जाकर के यूरोप की तरफ भी जाए और अन्य क्षेत्रों को भी जोड़े। तो देखो आप, भारत से डर के मारे ही चीन ने ये सी पैक योजना पाकिस्तान के साथ शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो देखो आप, जब तमाम देशों को मैप पर रख करके आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, ठीक है, जो मलक्का स्ट्रेट है इसकी क्या स्थिति है, क्यों साउथ चाइना सी जो चीन का क्षेत्र नहीं है वहां पर भी चीन अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, क्यों भारत को वो लगातार चारों तरफ से घेरने की नीति पे कार्य कर रहा है। जब इन सारी चीजों को मैप पे रख करके देखते हैं तो घटनाओं की व्याख्या आसानी से हो जाती है और जो आगे की योजनाएं हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह से पता चलता है। देखिए, भारत भी चुप नहीं है, भारत भी चीन की स्थिति को समझता है। तो चीन ने यहाँ पे ग्वादर में पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो भारत ईरान के चाबहार में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, एक नौसैनिक अड्डा ओमान का दुकम है, ठीक है, ओमान के दुकम में एक नौसैनिक अड्डा है, वहां पे भारत ने ओमान से समझौता करके एक सहूलियत दे रखी है कि अगर चाइना भारत को बाईपास करके निकलने का प्रयास करे तो भारत की सैन्य स्थिति या भारत की मजबूत स्थिति उन क्षेत्रों में बनी रहे, जिससे कि चाइना को क्या है, रोका जा सके, चाइना पे नियंत्रण स्थापित किया, चाइना पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो भारत भी लगातार चाइना के कार्यों को, चाइना की नीति को सतर्कता से देखता है और चाइना के कार्यों को काउंटर करने के लिए लगातार सक्रिय रहता है। भारत अपनी नौसैनिक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको भी काफी मजबूत कर रहा है, अन्य सैन्य ढांचा भी भारत मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भारत और चीन के मध्य जो टसल है, जो टकराव की स्थिति है, तमाम चीजों को लेकर के जब उसको मैप में रख करके योजना को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये सारा टकराव कैसा है और किन किन चीजों को लेकर के है। और देखो आप, अभी भारत यहाँ पे ग्रेट निकोबार क्षेत्र है, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार क्षेत्र में भारत की योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग भारत की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब एक बार अन्य चीजों को भी देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि अगर देशों को, अगर तमाम सागरों को और अन्य महत्वपूर्ण सामरिक स्थितियों को मैप पर जब आप देख लेते हैं तब इन तमाम चीजों की, सरकारों के कामों की, उनकी नीतियों की व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अरब प्रायद्वीप से लेकर के और मलक्का स्टेट, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को रख करके देखा था। तो इससे भारत चीन संबंधों को
और चीन की जो भी पॉलिसी है उसको समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को बंद करते हैं। ये एक्चुअल में तमाम क्षेत्रों को जोड़ करके और देखने की एक नीति थी, जिससे हमें भारत और चीन संबंधों को समझने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, और हिंद महासागर में चीन से लेकर के अन्य देशों का हित कैसे जुड़ा हुआ है, आगे जब अन्य देशों को पढ़ेंगे तो इसमें हम आकर के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मैपिंग वाली जो विशिष्ट क्लास है। ठीक है, आगे की क्लास में हम अन्य चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।